यही कहा था कि इनकी बड़ी ने मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। सीधे अनुपम मिश्रा जी का स्वागत कर लेते हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। तो आज प्रधानमंत्री का दिन था चुटकी लेने का। अभी तक तो राहुल गांधी ही उनके बारे में तमाम तरह की बातें करते थे। मैं सीधे आपसे ये जानना चाहता हूं कि अमेठी से ये क्यों भागे और क्या रायबरेली सुरक्षित सीट रह गई है गांधी परिवार के लिए? देखिए साहब, अमेठी से वो पहली बार भागे, उन्हें लग गया था कि वो अमेठी में हार सकते हैं, वायनाड भागे, वायनाड चले गए और उनका डर सही साबित हुआ, वो अमेठी में हार गए। अब वो वायनाड से उत्तर प्रदेश क्यों आए हैं, आप इसको समझे। दो कारणों से आए हैं। पहली बात तो ये कि वायनाड में सबसे पहले इनको मुस्लिम लीग ने कह दिया था कि आप साहब वायनाड छोड़िए, उसके बाद कम्युनिस्टों ने कह दिया आप केरल छोड़िए। तो एक बात तो इनको समझ में आ गया कि इनका यहां से आखिरी चुनाव है। दूसरी बात साहब देखें जरा बहुत ध्यान से, वायनाड में करीब करीब 50% हिंदू है। वो अलग बात है, वो जो हिंदू है वो बहुत लाल रंग में रंगा हुआ हिंदू है, पर 50% हिंदू है। 29% मुस्लिम है और 21% ईसाई है। तो साहब देखें, इनको 29% मुस्लिम और 21% ईसाई, तो ये कुल मिलाकर आपके 50% वोट हो रहे हैं। और जो सामने जो 50% हिंदू वोट है उसमें डिवीजन है, वो कुछ राहुल गांधी को जाता है, कुछ भाजपा को जाता है, कुछ वामपंथी पार्टियों को जाता है। अब दिक्कत क्या आ रही है इनको कि अब सामने एनी राजा आके खड़ी हो गई है, जो कि डी राजा की पत्नी, अब इतने बड़े नेता की वाइफ है, प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन है। राहुल गांधी से बड़ी ईसाई है वो। राहुल गांधी तो फिर भी कहते सोनिया गांधी के नाम पे अपने को ईसाई बताते हैं, तो प्रैक्टिसिंग ईसाई हैं। और वो तो उन्होंने तमाम चर्चों के समूह में उनको वो काफी काम करती रही। तो ये जो आपका 21 से ज्यादा परसेंट वोट है, 21-22% ईसाई वोट, ये खतरे में पड़ गया। ठीक है, मुस्लिम वोट अभी भी आपको बड़ी संख्या में मिल रहा है, लेकिन हिंदू वोटों में भी धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि केरल में भाजपा पांव पसार रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितने दौरे केरल और तमिलनाडु के हिंदुस्तान के किसी हिस्से के नहीं किए पिछले 5 साल में, तो वहां भी पांव पसार रही है। इनको वहां डर लगा। अब डर लगा तो कहा कि साहब चले अमेठी वापस चले। कैसे अमेठी तो यार मैं गया ही नहीं 5 साल में, तो अब वहां पे और घबराए, फिर रायबरेली चले गए। रायबरेली देखिए, अमेठी से संजय गांधी आ रहे, अमेठी से सतीश शर्मा आ रहे, अमेठी से राहुल गांधी आ रहे। रायबरेली से 1957 से लेकर आज तक कभी ये हारे ही नहीं कांग्रेस। ये फिरोज गांधी की सीट है, पहले 2 बार फिरोज गांधी थे इसमें। फिरोज गांधी के नाम पे सोनिया गांधी लड़ती नहीं। हालांकि देखे साहब, ये भी कितना बड़ा दुर्भाग्य आप सोचे, फिरोज गांधी के नाम पे उनको अपना ससुर बता के सोनिया गांधी इतने साल से लड़ रही, और यहाँ प्रयागराज में जहां पे मैं बैठा हूं, यहां से मुश्किल से 1 किलोमीटर फिरोज गांधी की कब्र है साहब। आज तक इनके खानदान से कोई नहीं आया। इंदिरा गांधी, स्वराज देवी शायद एकदम जब फिरोज गांधी नहीं रहते एक बार आई थी, वरना आप समझे ना, इंदिरा आई, ना राजीव आए, ना संजय गांधी आए,
ना सोनिया गांधी आई, ना राहुल गांधी आए, ना प्रियंका गांधी आए, ना रॉबर्ट वाड्रा आए। इकलौता पर्सन गांधी खानदान से अगर फिरोज गांधी की कब्र पे कोई आता है, आपको मालूम है, वो मेनका गांधी। मेनका गांधी 2-4 साल में एक बार चक्कर लगा लेती है, और आप साहब फिरोज गांधी के नाम पे उसको अपने ससुराल बता रहे। देखिए मतलब, मुझे पक्का से पक्का कांग्रेसी इसको जस्टिफाई करके दिखा दे कि आप फिरोज गांधी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, और बगल में फिरोज गांधी की कब्र है, जो आनंद भवन जिसे स्वराज भवन कहते हैं, जो इनका खानदानी घर है, जहां पे सोनिया के एक हफ्ते रही है, वहां से 1.5 किलोमीटर है साहब फिरोज गांधी की कब्र। एक माला चढ़ाने के कोई बच्चा नहीं आया, कोई बहुएं नहीं आई, कोई नाती पोते, कोई नहीं, नो वन। आपको यकीन बताया ओंकार जी, इलाहाबाद में लोग इसको बहुत दुख से देखते हैं, कभी कभी देखते हैं, कहते हैं। मैं अभी आखिरी बार गया था अभी फिरोज गांधी की कब्र में कुछ दिन पहले। ओंकार जी, मैं आपको फोटो भेजूंगा, उनकी कब्र पे उनका नाम मिट रहा है, घिस गया है, पुराना हो गया है। तमाम लोगों ने अपने बाप दादों की कब्रों को बड़े अच्छे से डेकोरेट कर, अच्छे से रखा है, नाम को दोबारा से ठीक किया, सब है। वो कब्र पुरानी हो रही है। आपको मालूम है इस समय कितने, अच्छा उनके पहले फिर भी इलाहाबाद पारसियों को शहर कहलाता था। ओंकार जी, आपको मालूम है कि इस समय इलाहाबाद में 3 पारसी बचे थे, केवल 3। 3 में से 2 बाहर चले गए, फिर तीसरा भी चला गया, तो पारसी नहीं बचे। तो यहाँ पे इनका जो फायर टेम्पल है, उस फायर टेम्पल में आग जलती रहे, इसके लिए मुंबई से एक प्रीस्ट बुलाया गया। वो यहाँ पे अकेला रहता है और आग जला के रखता है। इलाहाबाद में एक पारसी नहीं बचा जो फिरोज गांधी की कबर पे जाके एक फूल चढ़ा सके। और ये फिरोज गांधी के नाम पे, देखिए मैं थोड़ा सा एजिटेट हो गया ओंकार जी, मैं माफी चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा उत्तेजित हो गया, लेकिन मैं इलाहाबाद में बचपन से उस कब्र को देख रहा हूँ। मुझे मुझे उस आदमी का दुर्भाग्य लगता है कि, और क्या बंदा, जोरदार बंदा हुआ करता था फिरोज गांधी। संसद में जवाहरलाल नेहरू घेर लेता था। उस आदमी की कब्र पे एक कोई फूल चढ़ाने वाला नहीं, और आप उसको अपनी ससुराल कह रही हैं। उसके नाम पे आज राहुल भी पहुंच गए मलाई काटने। चूंकि 1957 से लेके 2019 तक वहां कांग्रेस कभी चुनाव नहीं आ रही, तो उसी चीज को लेकर राहुल गांधी भी पहुंच गए। ये बताइए कि ये क्यों नहीं हुआ कि चलिए आपको रायबरेली से लड़ना था तो आप बहन को ही अमेठी में उतार देते, दोनों भाई बहन लड़ लेते। मतलब क्या हिम्मत हार गए हैं या इस बात से डर गए हैं कि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा को आप मैदान में उतारेंगे तो उसकी संपत्ति का खुलासा करना पड़ेगा। उसकी संपत्ति का खुलासा मतलब रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति का खुलासा, और उसके बाद जो हालत होगी उससे डर गए, या इस बात से डर गए कि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा जीत गई और ये हार गए तो और भी ज्यादा फजीयत होगी। मैंने कहा कि मैंने आप ही के शो में बताया था कि 2-3 जो परिदृश्य बनते हैं, अगर भाई बहन दोनों भी जीत गए, तो इन दोनों के नाम पे नरेंद्र मोदी साहब इनकी इतनी फजीयत करने वाले हैं कि उसका असर आपको पूरे हिंदुस्तान में नजर आएगा। दूसरी, अगर प्रियंका वहां से भी जाके प्रियंका भी हार जाती, तो उनका राजनीतिक भविष्य शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। तीसरे, अगर प्रियंका जीत जाती है और राहुल हार जाते हैं, तब तो उससे राहुल एकदम ही खत्म हो जाएंगे। और चौथे, अगर भाई बहन दोनों जीत जाते हैं, तो भी आप मान के चलें कि प्रियंका राहुल के लिए खतरा बन जाएंगी। सोनिया गांधी ने, प्रियंका गांधी, ये सब बेकार की बातें। जो लोग कहते हैं प्रियंका लड़ना नहीं चाहती, वो वही टाइप के लोग हैं जो कहते हैं कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहती। सोनिया गांधी पूरी कोशिश करके प्रधानमंत्री नहीं बन पाई, और प्रियंका गांधी पूरी कोशिश करके चुनाव पर टिकट नहीं पा पाई। और इसी फ्रस्ट्रेशन में उनके पति घूम घूम के कह रहे हैं मुझे टिकट दे दो, नहीं दोगे तो मुझे विपक्षी पार्टी का टिकट दे रही। आप समझिए ना, आप सोच के देखिए ओंकार जी कि इतने प्रतिष्ठित परिवार का दामाद अगर मीडिया में जाके कह रहा है कि मैं विपक्षी मुझे बुला रहे हैं टिकट देने के लिए, मुझे दे दो भाई, वरना मैं विपक्षी। आप सोचिए, समथिंग इज रॉन्ग ना, ऑल इज नॉट वेल। सब कुछ वैसा नहीं नजर आ रहा है जैसा कि आपको भाई बहन एक दूसरे के गले में हाथ डाले मिलते हैं, उतना उतना प्रेम व्यवहार। अब देखिए, टीम प्रियंका और टीम राहुल में पहले दिन से इतना झगड़ा। अविनाश पांडे जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रभारी हुए, टीम प्रियंका ने आना ही छोड़ दिया, बात करना छोड़ दिया। इतने दिन हो गए चुनाव के लिए, अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मिलकर एक रोड शो कर लें, उसके लिए तैयार नहीं हुई प्रियंका गांधी रोड शो करने जाती हैं इमरान मसूद का सहारनपुर, वहां राहुल नहीं आते हैं। राहुल गांधी जाते हैं अमरोहा, वहां प्रियंका नहीं आती। आप देखिए ना, मतलब दावा बिना दलील के नहीं कर रहा हूं। अगर मैं कह रहा हूं ऑल इज नॉट वेल, तो समझ लीजिए। तो प्रियंका गांधी को जब, और सोनिया की जिद है कि साहब 50 हार जाए, 60 हार जाए, 100 चुनाव हार जाए, पर राहुल गांधी को ही गांधी परिवार की विरासत मिलेगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि सोनिया गांधी की जिद ने भारतीय राजनीति को विपक्ष विहीन कर दिया।
ये बताइए 2014 में जब स्मृति ईरानी पहली बार राहुल गांधी को चैलेंज करने के लिए अमेठी पहुंची थी, 1 लाख से ज्यादा वोटों से हारी थी उनके सामने, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 2019 में फिर उनको टक्कर दी और 55,000 से राहुल गांधी को हरा दिया। 2014 में स्मृति ईरानी 1 लाख से ज्यादा के मार्जिन से हारते हुए भी 2019 में फिर उनको टक्कर देने के लिए पहुंच जाती हैं, और राहुल गांधी 2019 में केवल 55,000 वोटों से हारने के बाद 2024 में हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि फिर स्मृति ईरानी के सामने जाकर के चुनाव लड़ें। नहीं, बिल्कुल हिम्मत जुटा नहीं पाते, और इसीलिए तो प्रधानमंत्री ने तंज किया है कि जो शख्स बात बात में कहता है डरो मत, वो डर भी रहा है, वो भाग भी रहा है। आप देखिए क्या तमाशा है। प्रियंका गांधी कभी कहती हैं हम बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, फिर कभी कहती हैं हम मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे 2022 में। 2019 में उनकी बात चलती है, वो इशारा भी करती है कि मैं प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ूंगी। 2022 में बात चलती है कि मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। दोनों बार कुछ नहीं होता, भाग खड़ी होती है। वो कहती है लड़की, देखिए लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ, भाग सकती हूँ, तो भाग खड़ी हुई यहाँ से। फिर एमपी गई, एमपी में चुनाव हुआ, एमपी में भी वो हार गए। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में भारतीय जनता इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने अस्तित्व का सबसे बुरा समय देखा। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को केवल 2% वोट मिला 2022 में। ये आप समझ लीजिए कि ये कांग्रेस का निम्नतम प्रदर्शन है। राहुल गांधी के नेतृत्व में 42 सीट मिली संसद में, निम्नतम प्रदर्शन। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में 2% वोट और 2 विधायक मिले उत्तर प्रदेश में। उसमें भी एक विधायक रामपुर खास का है, आप इसको समझिए। वो प्रमोद तिवारी की सीट है, जो कि 1980 से वो नहीं आ रहे, 50 साल से नहीं आ रहे, तो उनकी बात तो आप जान ही दे। आप इतना खौफजदा है कि जब तक वायनाड में वोटिंग नहीं हो गई आप सांस रोके खड़े रहे, और जैसे ही वायनाड में वोटिंग कर दी भाग के आप रायबरेली आ गए। रायबरेली और अमेठी, अमेठी रायबरेली कैसे आप उसी से एक सीट से दूसरी सीट जंप कर जा रहे हैं। हिम्मत नहीं पड़ी उस सीट पे जाने के जिसको आप अपनी पारिवारिक सीट कहते। शर्म ही नहीं आ रही। और डरे इतना है कि रायबरेली में पर्चा भरने के लिए पहली बार मैं देख रहा हूं कि जमाने से अमेठी में पर्चा भर रहे हैं ओंकार जी। पहली बार ऐसा हुआ कि राहुल गांधी पर्चा भर रहे हैं, वहां सोनिया प्रियंका सब भरे। सोनिया खुद गई वहां पे पर्चा भराने। एक तो ये जो नहीं कि साहब, आज मैं एक बात और कहना चाहता हूं ओंकार जी। आज मेरी कई बात हो रही थी, उन्होंने कहा सब पारिवारिक सीटें, वो क्या था, परिवारवाद क्या होता है राजनीति। ब्रजभूषण शरण के लड़के को टिकट मिलता है, क्या वो परिवारवाद नहीं है? राजनाथ सिंह के लड़के को टिकट मिलता है, परिवारवाद नहीं है? हमने कहा साहब देखे, एक तो जो प्रधानमंत्री जो बताते हैं कि परिवारवाद वो होता है जहां पे एक परिवार का पूरी पार्टी पे कब्जा होता है। सपा हो गई, राजद हो गई, वगैरह वगैरह, कांग्रेस हो गई। हमने कहा एक बार आप प्रधानमंत्री की बात भी छोड़ दें। परिवारवाद भैया ये होता है कि राजनाथ सिंह के लड़के अगर टिकट चुनाव हार जाते और उसके बाद भी जनता उनको नकार देती और फिर भी टिकट पे टिकट मिलता रहता, ये परिवारवाद है। मीसा भारती सारे चुनाव हार जाती हैं तो राज्यसभा भेज दी जाती, राबड़ी देवी हार जाती, एमएलसी बना दी जाती। राहुल गांधी 50 से ज्यादा चुनाव हार के प्रधानमंत्री पद के उम्मीद और दावेदार बने हुए, ये परिवारवाद है। सुषमा स्वराज की लड़की अगर ये अपना पहला चुनाव हार जाती है तो उसकी राजनीतिक पारी समाप्त हो जाएगी साहब। लेकिन आप 50 चुनाव हार कर भी अगर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने हैं, देश की उम्मीद बने हैं, युवा नेता बने हैं, ये परिवारवाद है। जहां आप अपना हक समझते हैं कि साहब हम तो इस देश में राज करने के लिए पैदा हुए और आप चले आए। मतलब आप देखिए, आपको शर्म नहीं आ रही? आप अमेठी से वायनाड भाग गए, वायनाड से रायबरेली आ गए, एक बार में 2 जगह चुनाव लड़ रहे हैं। एक चुनाव आपको मतलब आप अगर आप दोनों जगह से जीत जाएं तो आप दूसरी जगह उपचुनाव कराएंगे। तो बहरहाल मतलब एक वो है। अच्छा, लेकिन आप इसको भी देखें, उन्होंने देखा कि इस समय वोटिंग पैटर्न डाउन चल रहा है। वैसे नहीं आते राहुल गांधी। उन्होंने देखा वोटिंग पैटर्न डाउन चल रहा है। उन्होंने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे जो वेव नजर आ रही थी 2014 में, 2019 में, वो वेव इस बार नजर नहीं आ रही। तब उनको थोड़ा हौसला मिला, लेकिन अगर वरना वो तो रायबरेली भी हार जाते। रायबरेली की अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो कांग्रेस का तो एक भी एमएलए वहां अब नहीं है। अदिति सिंह जो है वो भारतीय जनता पार्टी में चली गई, बाकी सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी के पास में है।
2009 से समाजवादी पार्टी रायबरेली और अमेठी में अपना उम्मीदवार नहीं दे रही है, ये उनकी मेहरबानी है। लेकिन इस बार भी दिनेश प्रताप सिंह ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। 2019 की अगर बात करें और 2014 की बात करें अनुपम जी, 2014 में 3 लाख के ऊपर के मार्जिन से सोनिया गांधी जीती थी और 2019 में ये मार्जिन घट करके 1,60,000 रह गया था। मैं तो आंकड़े देख रहा था साहब, 2014 और 2019 के मुकाबले जब 2019 की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है वो 1,85,000 बढ़ा है 2014 के मुकाबले। कहीं उल्टे गले में ना पड़ जाए रायबरेली से चुनाव लड़ना इनके लिए। बिल्कुल पड़ सकता है साहब। देखिए, आपको कोई ऑपोजिशन तो मिलता नहीं था, इस बार बसपा ने माइक यादव कैंडिडेट दे रखा है, तो जाहिर सी बात है कि गठबंधन का जो यादव वोट है वो कटेगा, वो यादव वोट डेफिनेटली कटेगा। और कांग्रेस के तो नहीं है, लेकिन 5 वहां जो विधानसभा क्षेत्र हैं, 5 में से 3 अभी समाजवादी पार्टी के पास है। थी तो उनके पास 4, लेकिन अब चूंकि मनोज पांडे पलट गए हैं तो वो उनके पास 4 रह गई, 3 रह गई है। मनोज पांडे का वहां पे बड़ा प्रभाव है। वो एक ऐसे आदमी है जो, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ कार्ड, मोदी वेव में भी उन्होंने लगातार अपनी जगह बनाए रखी। तो मनोज पांडे का इनके खिलाफ जाना एक बड़ी बात है। लेकिन एक बहुत चीजें होती हैं, जैसे ब्रिटेन में आप देखिए, इंग्लैंड में उन्होंने कोई भी उनका कोई फायदा ना रहते हुए भी अभी भी राजा रानी को बरकरार रखा है। उनका उनसे एक इमोशनल कनेक्ट है। ये उसी फीलिंग पे बाहर एक हमारे देश के लोग भावुक होते हैं और उनको कहीं ना कहीं ये भी नजर आता, अरे भाई कुछ भी हो, पुरानी गांधी परिवार है, इतना भी बेइज्जत मत करो, इतना भी उनका दिल नहीं दैट में। तो एक सहानुभूति वोट, आप सोचिए, एक सहानुभूति वोट लेने राहुल गांधी वहां पहुंचे हैं। एक बात मैं बता रहा हूं, राहुल बहुत दावे से कह रहा हूं, ये बात मैंने आपके प्रोग्राम पे 2 बार कह चुका हूं, राहुल गांधी जीते हारे उसको छोड़िए, राहुल गांधी के उत्तर प्रदेश में आने से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, मैंने आपसे कहा था कि निशाना मिल जाएगा। वो निशाना जो उनको कहीं नहीं मिल रहा है, क्योंकि 7 साल से उनकी सरकार है उत्तर प्रदेश में। वो निशाना किस पे लगाए? अखिलेश यादव को सत्ता से बाहर हुए 7 साल हो गए, मायावती को सत्ता से बाहर हुए 12 साल हो गए, केंद्र में कांग्रेस को गए हुए 10 साल हो गए, तो निशाना किस पे लगाए? अब जब राहुल गांधी लौट के आए हैं तो वो और देखिए, उनके लौटने की खबर के साथ ही आज पहला गोल मार दिया प्रधानमंत्री ने, डरो मत भागो मत। लेकिन मैं ये प्रधानमंत्री कह ने, सकता हूं ओंकार जी आपसे, कि राहुल गांधी के आने के बाद उत्तर प्रदेश का वोट प्रतिशत बढ़ जाएगा। बड़ी बात आप कह रहे हैं। प्रधानमंत्री की एक और टिप्पणी है, मैं उस पर भी आपका कमेंट चाहूंगा। बात कहूंगा, कांग्रेस इस बार पहले से भी कम सीटों पर सिमटने जा रही है। वो पहले से कम सीटें लड़ रहे हैं तो अपने आप भी कम जाना थल है। अब देश भी समझ रहा है कि ये लोग चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ देश को बांटने के लिए चुनाव के मैदान का उपयोग कर रहे हैं। 2 बातें उन्होंने कही है। एक कही है कि कांग्रेस पहले के मुकाबले भी कम सीटों पर सिमटने जा रही है। दूसरे, ये देश को बांटने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। देखिए, देश को बांटने वाली जहां तक बात है, वो आपने देख चुका है कि उत्तर और दक्षिण के हिसाब से बांट चुके हैं। अभी वायनाड में भाषा के आधार पे बांट रहे थे कि हिंदी थोपी जा रही है। बांटने का तो जितने कुछ तरीके हो सकते थे, सनातन को कोड़ बताना, मुसलमानों को धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देना, सब क्या है, देश को बांटा ही तो जा रहा है। वो तो खैर आज का नहीं, उन्होंने जमाने, अरे भाई 1947 में कांग्रेस की शुरुआत ही देश को बांट के हुई थी, देश को 3 टुकड़े में करके हुई थी, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान बाद में बांग्लादेश कहलाने लगा।
तो वो तो देश को बांट ही रहे हैं पहले दिन से। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, मैं एक बात आज आपसे और कहता हूं। वैसे तो देखो ममता जाने दीजिए, प्रधानमंत्री तो भाई आपकी विपक्षी पार्टी के, वो कुछ भी कह सकते। ममता बनर्जी ने कहा था इस बार तुम 40 सीट लाके दिखा दो तो जानूंगी। आपकी गठबंधन की नेता ने कहा था कि मियां इस बार तुम 40 सीट लाके दिखा दो तो हम जानेंगे। आपका अपनी गठबंधन की इतनी बड़ी नेता कह रही। अब देखिए कांग्रेस का जहां तक सवाल है, वो बेसिकली उनका दो एक है, इसको आप समझिए ओंकार जी, वो 10 साल तक राहुल गांधी के पास प्रधानमंत्री बनने के लिए चाहते तो बन सकते थे जब मनमोहन सिंह थे। प्रधानमंत्री बनने वाली बात नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री बन गए तो उनकी आजादी चली जाएगी। साल में 65 बार विदेश कैसे जाएंगे? तो वो जाने दीजिए, उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बना। उन्हें ताकत चाहिए बिना जिम्मेदारी के। और दूसरी बात, ये चुनाव लड़ते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि इतना बड़ा इनका इन्वेस्टमेंट हो चुका है इस देश में। आप राजीव गांधी फाउंडेशन वगैरह को देखिए, अभी तक अरबों खरबों के मामले हो चुके हैं, खरबों के, हजारों करोड़ का तो आपने देखे इन्होंने नेशनल हेराल्ड याद लिया 50 लाख में और वो 50 लाख भी कांग्रेस पार्टी ने दिए। तो आप सोचिए ना कि मतलब मैं मानता हूं कि 50,000 करोड़ रुपए का एक एम्पायर खड़ा हो गया। ये चुनाव लड़ा जाता है उस एम्पायर को बचाने के लिए, उस वित्तीय एम्पायर को बचाने के लिए। अगर आप चुनाव हारते भी रहिए लेकिन आप विपक्ष का चेहरा बने रहिए, तो आपको छुएंगे तो भाई चारों तरफ दुनिया में हल्ला मच जाएगा कि भाई प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष को खत्म कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी तानाशाह है। तो ये इसके जरिए अपना फाइनेंशियल, आप सोचिए राजीव गांधी फाउंडेशन वगैरह में आप सोच के देखिए ओंकार जी, प्रधानमंत्री राहत कोष से पैसे दिए जाते थे, आपदा कोष से, जहां बाढ़ में और क्या नाम है भूकंप में और इस तरह की चीजों में जहां से पैसे निकलते थे वो इनके फाउंडेशन में दिए जाते थे। कांग्रेस के जितने मुख्यमंत्री हुआ करते थे वहां पैसे दिलाते थे। तो इतना बड़ा इन्होंने फाइनेंशियल एम्पायर इकट्ठा कर लिया ओंकार जी कि ये जो चुनाव लड़ रहे हैं वो उस फाइनेंशियल एम्पायर, उस वित्तीय साम्राज्य को बचा कर रखने के लिए, भले वो ट्रस्ट के नाम पे हो, राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम पे हो, जवाहरलाल नेहरू फाउंडेशन के नाम पे हो, इनका जो यंग इंडिया इन्होंने बनाया उसके नाम पे हो, या रॉबर्ट वाड्रा के नाम पे। रात्रि में 10 या 10:30 बजे फिर अनुपम जी से आज बात करेंगे। कई मुद्दे आज जरूर आऊंगा रहेंगे। सर, जरूर आऊंगा, और जरूर आऊंगा। चलते चलते एक टिप्पणी कर दीजिए, अमेठी पर केएल शर्मा को स्मृति ईरानी के सामने उतार रहे हैं। क्या मान लिया है इन्होंने कि अमेठी हमारे हाथों से गई? तो और किसको उतारते साहब? अगर प्रियंका को उतारना नहीं है, अब ये तो बहुत ही अजीब लगता ना कि राहुल आके अमेठी और रायबरेली दोनों से लड़ जाते। तो और किसको? एक खड़ाऊ पॉलिटिशियन तो चाहिए था ना। सतीश शर्मा भी क्या थे? खड़ाऊ पॉलिटिशियन। मैं कहता हूँ खड़ाऊ लेके चले जाए गांधी परिवार की। अरुण नेहरू क्या थे? खड़ाऊ पॉलिटिशियन थे, खड़ाऊ लेके चले जाते गांधी परिवार की। तो वहां तो खड़ाऊए भी जीत जाती है ना। ये तो भारत पुरातन देश रहा है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी, जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए, Thank you, एक sir. महत्वपूर्ण इश्यू पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।